नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो अपना वीडियो है वो थोड़ा अलग प्रकार का वीडियो है, क्योंकि आज हम एक ऐसे राजवंश के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि भारत का सबसे ताकतवर राजवंश माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे ताकतवर राजवंश माना जाता है, और जो कि जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है गुर्जर प्रतिहार राजवंश। दोस्तों, ये वीडियो अलग इस प्रकार से है क्योंकि गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में हमेशा से संशय रहा है कि आखिर ये लोग कौन थे, देसी थे, विदेशी थे, क्षत्रिय थे या गुर्जर थे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है कि ये लोग कौन थे। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों ये जानकारी उसी आधार पे मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ जिस आधार पे इतिहासकारों की राय, उनका मत, प्रमुख शिलालेखों का अध्ययन आदि के बारे में जो संपूर्ण जानकारी अध्ययन करने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में मैं साझा कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बने रहना वीडियो के साथ में शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए दोस्तों, अब हम इतिहास के कालखंड में जाते हैं और तथ्यों के साथ में इसका अध्ययन करते हैं। दोस्तों, ऊपर लिखा हुआ है गुर्जर प्रतिहार शासनकाल। देखो, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। इनका जो शासनकाल था वो 6 से लेके 12 शताब्दी तक रहा था। कितना रहा था? 6 से लेके 12वीं शताब्दी तक इनका शासनकाल रहा था। देखो, उनकी उत्पत्ति के संबंध में कुछ मत मिलते हैं। फर्स्ट मत हम जो ऋषि वशिष्ठ का अग्निकुल सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, उत्पत्ति के संबंध में मत, ये अग्निकुंड का एक सिद्धांत है। यह सिद्धांत कहाँ पे हुआ था? तो ये आबू पर्वत जो कि वर्तमान में राजस्थान राज्य में सिरोही जिले में स्थित है, वहां पे एक यज्ञ हुआ था। अग्निकुंड का सिद्धांत वहीं से आया है और यह ऋषि वशिष्ठ के द्वारा किया गया था। इसमें देखो 4 जातियों की उत्पत्ति हुई थी। कितनी जातियों की उत्पत्ति हुई थी? 4 जातियों की। पहली जाति थी प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य। वहां पे प्रतिहार जाति का वर्णन किया गया है। किस जाति का वर्णन किया गया है? प्रतिहार जाति का वर्णन किया गया है, लेकिन इसके साथ में गुर्जर प्रतिहार नहीं लिखा गया है। तो दोस्तों, अब हम आगे पढ़ते हैं और इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है। देखो, प्रथम वर्णन की अगर बात करें तो विष्णु पुराण के अंतर्गत वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? विष्णु पुराण के अंतर्गत वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण के अंतर्गत देखो, दरबार की जगह द्रविड़ आएगा। क्या आएगा? द्रविड़ आएगा। पंच द्रविड़ों में गुर्जर जाति का उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम विष्णु पुराण में गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। अगर हम दूसरे उल्लेख की बात करें तो एक अभिलेख है एहोल अभिलेख, जो कि बादामी डिस्ट्रिक्ट राज्य कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? एहोल अभिलेख, बादामी कर्नाटक का। इस अभिलेख में भी गुर्जर जाति का उल्लेख मिला है। और यह जो अभिलेख है वो वहां के शासक पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल का है। किसके शासनकाल का है? तो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल का है। एहोल अभिलेख, बादामी कर्नाटक से भी अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो हम गुर्जर जाति की उत्पत्ति के संबंध में बात करें तो प्रथम बात हमने प्रतिहारों के संबंध में की। तो अग्निकुंड के सिद्धांत से 4 जिन जातियों की उत्पत्ति हुई थी वो थे प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। वहां पे हमने प्रतिहारों के बारे में पढ़ा, लेकिन वहां पे आगे गुर्जर शब्द नहीं मिला था। लेकिन अब हम गुर्जर जाति के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे विष्णु पुराण के अंतर्गत पंच द्रविड़ों में हमें गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। दूसरी बात करें तो एहोल अभिलेख, बादामी कर्नाटक से यह शिलालेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। यह बात होती है इस जाति के संबंध में। नेक्स्ट, अगर हम इतिहासकारों की बात करें तो देखो, इनके गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे, इनके देखो क्षत्रिय होने के कुछ इतिहासकारों ने मत दिए हैं। क्या दिए हैं? कुछ इतिहासकारों ने इन्हें क्षत्रिय होने के कुछ प्रमाण दिए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ग्वालियर प्रशस्ति के बारे में। किस प्रशस्ति के बारे में? ग्वालियर प्रशस्ति मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त हुई है। किस राज्य से प्राप्त हुई है? मध्य प्रदेश से यह प्रशस्ति प्राप्त हुई है, ग्वालियर प्रशस्ति। और इस प्रशस्ति में गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज को राम का क्षत्रिय कहा गया है। क्या कहा गया है? एक गुर्जर प्रतिहार शासक थे मिहिर भोज, जिन्होंने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। क्या धारण की थी? आदिवराह की उपाधि धारण की थी। और इसमें गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज को राम का क्षत्रिय कहा गया है। प्रथम प्रमाण इसका मिलता है ग्वालियर प्रशस्ति में। किसमें मिलता है? ग्वालियर प्रशस्ति में। दूसरा, एक इतिहास का ग्रंथ आता है विद्वसाल बंजी का ग्रंथ। क्या ग्रंथ का नाम क्या मिलता है? विद्वसाल बंजी का ग्रंथ। यह ग्रंथ इतिहासकार राजशेखर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? राजशेखर के द्वारा लिखा गया था। इस ग्रंथ में क्या बताया गया है कि इसमें गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक कहा गया है। क्या कहा गया है? गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक कहा गया है। और एक अन्य प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम को रघुकुल मुकुटमणि या रघुकुल मुक्तामणि कहा गया है। क्या कहा गया है? देखो, रघु के कुल से ये लोग संबंधित थे, भगवान श्री राम के कुल से थे और राम क्षत्रिय जाति से थे। तो दोस्तों, इसके आधार पर देखो, राजशेखर ने इनका वर्णन क्षत्रिय जाति से किया है। किस जाति से किया है? क्षत्रिय जाति से किया है। राजशेखर ने अपने ग्रंथ विद्वसाल बंजिका नामक ग्रंथ में इनका वर्णन क्षत्रिय जाति से किया है। तीसरा वर्णन हमें मिलता है चीनी यात्री हेवन सांग का यात्रा वृत्तांत। एक चीनी यात्री थे हेवन सांग,
जिन्होंने अपने जीवन काल में कुल 72 देशों की यात्रा की थी। कितने देशों की यात्रा की थी? 72 देशों की यात्रा की थी। वो भारत भी आए थे। भारत का एक हिस्सा राजपूताना के बीनमाल नगरी में वो आए थे। किस नगरी में आए थे? बीनमाल नगरी में आए थे। बीनमाल नगरी को उन्होंने अपनी पुस्तक में कुचेलो नाम से संबोधित किया। किस नाम से संबोधित किया था? कुचेलो नाम से संबोधित किया था। और अपनी पुस्तक में बीनमाल के बारे में उन्होंने लिखा था। हेवन सांग ने गुर्जर प्रतिहार शासकों को भारतीय राजा कहकर संबोधित किया। तो हेवन सांग के अनुसार ये लोग देसी लोग थे। क्या थे? यहीं के लिए निवासी थे। भारतीय राजा कहकर हेवन सांग ने इनको संबोधित किया था। आगे हेवन सांग अपनी पुस्तक में लिखते हैं, चीनी यात्री हेवन सांग ने इनका राज्य विस्तार देखो, राजपूताना का एक बड़ा भाग और गुजरात से लगा हुआ भाग बताया। क्या बताया? जब हेवन सांग ने इनका राज्य विस्तार बताया था तो राजपूताना का जो भीनमाल से लगा हुआ गुजरात का भाग था प्राचीन काल में, भीनमाल जालोर से लगा हुआ गुजरात का भाग, एक बड़ा भाग, और इसका देखो भाग बताया। इसे प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? गुर्जर रात्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुर्जर रात्र कहा जाता था। और देखो इसी मत को स्पष्ट करते हुए गुर्जर रात्र क्षेत्र में रहने के कारण यह शासक गुर्जर प्रतिहार कहलाए। हेवन सांग का यह मत मिलता है कि गुर्जर रात्र क्षेत्र में रहने के कारण ये लोग क्या कहलाए? गुर्जर प्रतिहार कहलाए। एक राजस्थान के इतिहासकार और जिनका नाम मिलता है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या नाम मिलता है? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इन लोगों को क्या कहा है? देशी क्षत्रिय कहा है। प्रमुख इतिहासकारों की राय इन्हें देश के संबंध में मैंने आपको बताया कि डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जिन्होंने इसे देशी क्षत्रिय कहा है। अब कुछ इतिहासकार ऐसे भी है जो इन्हें गुर्जर प्रतिहार शासकों को विदेशी बताते हैं या जाति से संबंधित जोड़ते हैं। तो देखो उन इतिहासकारों की बात करें तो देखो उन इतिहासकारों में प्रथम नाम मिलता है इतिहासकार मिस्टर जैक्सन का। मिस्टर जैक्सन ने इनको विदेशी माना है। क्या माना है? विदेशी माना है। दूसरे एक इतिहासकार है महोदय केनेडी। क्या नाम मिलता है? केनेडी। केनेडी ने इनको ईरानी मूल का बताया। क्या बताया है? कि ये लोग ईरानी लोग थे, जिसका कारण क्या बताया? कि सूर्य उपासना। क्या ये लोग सूर्य की पूजा करते थे? क्या है कि ईरान के कुछ लोग सूर्य की पूजा करते थे, ईरान के शासक। तो गुर्जर प्रतिहार शासकों में भी कुछ लोग सूर्य की पूजा करते थे, जैसे नागभट्ट आदि का नाम मिलता है। जैसे सूर्य पूजा करने के कारण केनेडी ने इनको ईरानी मूल का बताया। तीसरे एक महान इतिहासकार हुए जिनका नाम मिलता है कनिंगम। क्या मिलता है? कनिंगम। कनिंगम ने गुर्जर प्रतिहार शासकों को शक्कों की संतान बताया। किसकी संतान बताया? शक्कों की संतान बताया। एक इतिहासकार जिनका नाम मिलता है डी.आर. भंडारकर। क्या मिलता है? डी.आर. भंडारकर। डी.आर. भंडारकर ने इन्हें गुर्जरों की संतान माना है। किसकी संतान माना है? गुर्जरों की संतान माना है। तो यह मत यहाँ स्पष्ट होता है कि इतिहासकार डी.आर. भंडारकर ने गुर्जर प्रतिहार शासकों को गुर्जरों की संतान माना है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम इसमें अंतिम चरण में इनकी जो गुर्जर प्रतिहारों की शाखाएं थी उनके बारे में पढ़े तो एक राजस्थान के इतिहासकार हुए मूणोथ नेणसी। मूणोथ नेणसी जिन्होंने मूणोथ नेणसी की ख्यात नामक एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा था जो कि राजस्थान की प्रसिद्ध ख्यात मानी जाती है। उसमें उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? कुल 26 शाखाओं का वर्णन किया है। और गुर्जर प्रतिहार शासकों के जो शासन के केंद्र उन्होंने बताए वो क्रमशः मंडोर, जालोर, राजौगढ़, कन्नौज, उज्जैन और बड़ौच, ये क्रमशः इन्होंने बताए थे। अगर हम हाल फिलहाल इन स्थानों की बात करें तो मंडोर राजस्थान, जालोर राजस्थान, राजौगढ़ एमपी, कन्नौज यूपी, उज्जैन एमपी और बड़ौच गुजरात, ये इन्होंने इनके शासन के केंद्र बताए थे। तो दोस्तों हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।